हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग की 10वीं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर को आपने अच्छे से किया होगा। अभी हमारा पिछला वीडियो बेसिक का देखकर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा उसको। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इसका क्या पूरा बेसिक्स कैसे रहेगा, कौन कौन से सम आ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच बीच में कौन सी ऐसी स्टेप्स है जो आपको पता रहनी चाहिए, जिसकी आपकी प्रैक्टिस चाहिए, उसका पूरा बेसिक्स आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले चीज़ आने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बेसिक्स है वो ये है कि बच्चों को ये नहीं आता कि लीनियर क्या है और क्वाड्रेटिक क्या है वो पहचानना। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक, बस आपको ये बताना है। तो लीनियर कैसे बताएं, लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनके पावर 1 होते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर इक्वेशन में पूरा मैक्सिमम पावर 1। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। और इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है, इस इक्वेशन का पावर एक 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अभी ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में x को ढूंढो, सब इक्वेशन में x ही ढूंढना रहता है। x का पावर देखो, इधर x का पावर 1 है और कोई नहीं है, इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा, लीनियर में। अब देखो ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, ये 1 भी है 2 भी है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है ना। तो ये किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, 5x² है, तो इसमें भी 2 है मैक्सिमम पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो जो लीनियर है, अभी ये लीनियर था तो यहाँ पे 5x+9 ऐसे करके लिखना है। और ये x² + 3x - 5 ये क्वाड्रेटिक था, तो ये यहाँ पे लिख देना है +3x - 5। और 3x - 7 वो यहाँ पे लिख देना है क्योंकि ये लीनियर है। और 3x² - 5x ये क्वाड्रेटिक है, तो ये यहाँ पे लिख देना है, ओके। और ये जो 5x² है ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये भी आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सो देखा कितना सिंपल है, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको पावर को ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्लासीफाई आ सकता है, या फिर कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, मान लो यही एक आ जाएगा और बोलेंगे कि बताओ ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, तो आपको ये आना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कोएफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पढ़ने के लिए हमें देखो कुछ इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं, अराउंड 6 इक्वेशंस आर देयर हियर। एंड इन इक्वेशंस को देखकर आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपको समझना है। अभी देखिए x² का कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ में कौन सा नंबर है, उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब कोई नंबर नहीं रहता तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं, और अगर वो x² ही नहीं रहेगा तो 0 कंसिडर करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ x² है ना, लेकिन नंबर नहीं है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, 1, तो कोएफिशिएंट उसका कितना है, 1। अब यहाँ x के बगल में क्या नंबर है, 3, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। और कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट वो होता है जो ना, जो x जिसके साथ x नहीं होता, या x या x² नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सिर्फ नंबर रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अब देखो ये -5 दिख रहा है, ये -5 अपना हो जाएगा कांस्टेंट। साइन के साथ आपको नंबर लिखना है, बिना साइन के साथ नंबर लिखोगे कट जाएंगे, रॉन्ग रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें 3x² है, तो x² के बगल में कौन है, 3 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 3। अब यहाँ x के बगल में क्या है, -5 है ना, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया -5। लेकिन अब कांस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसके साथ सिर्फ नंबर हो, मतलब x² वाला है, x वाला है, और जो नंबर वाला था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अब यहाँ पर नंबर वाला नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम लिखने वाले हैं 0। बहुत ईजी, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 5x², तो x² के बगल में क्या नंबर है, कोएफिशिएंट क्या है x² का, सिर्फ 5। अब x है क्या, मैंने अभी जस्ट बोला अगर x नहीं होगा तब हम वहाँ पर लिखने वाले हैं 0। सेम, कोई कांस्टेंट भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन,
8y², वाई स्क्वायर के बगल में क्या है, अभी यहाँ पे x² दिया था, इसको आप y² भी समझ सकते हो, इसको y, ठीक है। तो अब देखो y² का क्या कोएफिशिएंट है यहाँ पे 8, ओके। और जो ये y कर देते हैं इसको, एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो x या तो y। तो अभी y का क्या है वेरिएबल यहाँ पे, कोएफिशिएंट -√3, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है 4, ठीक है, बहुत इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, y² का कोएफिशिएंट क्या है -5, ठीक है। और y वाला कोई नंबर ही नहीं आया यहाँ पे, तो y के यहाँ पे लिखेंगे 0। और ये कांस्टेंट है ना +8, जिसके साथ कोई y नहीं है, तो उसको हम बोलने वाले हैं कांस्टेंट 8, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, x² के साथ है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। x के साथ है -√2, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2। और यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखा आपको कैसे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट। 3 टर्म होते हैं दोस्तों, 3 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ये तीनों टर्म देखो इसमें पूरा दिया है, ऐसा हो सकता है तीनों टर्म दे, या हो सकता है 2 टर्म दे, या हो सकता है एक ही टर्म दे, है ना, वो उनके ऊपर है। तो जितना टर्म है उसकी वैल्यू लिखने का, बाकी सारा वैल्यू 0 डाल देंगे। देखो 2 0 यहाँ पे, 1 0, क्योंकि यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं था। तो टर्म नहीं होगा तो वो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर टर्म है, नंबर नहीं है, तो नंबर की जगह पे हमें क्या लिखना है 1, ठीक है। क्योंकि 0 लिख देंगे मतलब वो नंबर ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो आपको 0 नहीं लिखना है। अगर आप कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मान लो ये मान लो 5 नहीं होता, सिर्फ x होता, तो x के बगल में कौन सा नंबर होता है, ये 1 होता, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता, ठीक है। तो उसमें डाउट नहीं करने का। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हमने पढ़ लिया। नाउ थर्ड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कन्वर्टिंग द इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। आपको अभी क्या करना है, जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन इक्वेशंस को आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। अब ए बी सी क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता क्या है। तो इस चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना, ये उसका जनरल फॉर्म था। लाइकवाइज इस चैप्टर में जनरल फॉर्म इसका क्या होने वाला है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी मैंने जस्ट बताया ना 3 टर्म होगा, तो ax² बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको देखो 3 टर्म क्या क्या दिख रहा है, एक x² वाला, एक x वाला और एक बिना x वाला, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। यानी देख रहे हो ना, यहाँ पे वो जो 3 टर्म है x² x और कांस्टेंट, उन्हीं को हम, जो x² का कोएफिशिएंट था उसको बोलने वाले हैं a, जो x का कोएफिशिएंट उसको बोलने वाले हैं b, और जो कांस्टेंट है उसको बोलने वाले हैं c। तो आई होप आपको a b c ये ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट पिछले स्लाइड में ये जो a निकाले थे ना, x² x और कांस्टेंट, यही था, ये आपका a था, ये आपका b था और ये आपका c था। तो जस्ट वही ये नाम बदल दिया। तो अब देखिए, पहले इसका जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं। जनरल फॉर्म क्या बोलता है ना कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। और सारे टर्म जो है वो कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट साइड में होने चाहिए। और 3 टर्म होने चाहिए लेफ्ट साइड में। कितने टर्म, 3 टर्म। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब 8x² तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जो 4x है वो 4x इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो -4x हो जाएगा। ये तो आपको पता रहेगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, बहुत ही बेसिक, साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है। अगर साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 4x है तो वहाँ पर गया तो -4x, और यहाँ -3 है, वहाँ गया तो +3। और राइट साइड में अभी कुछ बचा क्या, नहीं, तो राइट साइड में आ गया 0। तो देखो क्या ये जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है ना जनरल फॉर्म की तरह। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो x² के बगल में हमें क्या दिख रहा है, x² के बगल में a है ना, उसको 8, ये जो 8 है इसको हम a बोलेंगे। और जो x के बगल में दिख रहा है वो क्या है, -4, तो वो b हो जाएगा। और जो कांस्टेंट है +3, वो यहाँ पे सी में आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको बस कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, जो जो कि आप लोग को पता होगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद दी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। और कंपेयर करके हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी होती थी। तो ये वही सम है।
जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। लेकिन क्या है ना, इसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट नहीं करते। और अब देखो, अब अगर आप इसको जनरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर देखो ए की जगह 8 लिख दोगे, बी की जगह सिर्फ 4 लिख दोगे जबकि बी की वैल्यू ओरिजिनल -4 आएगी, और सी की जगह -3 लिख दोगे जबकि सी की वैल्यू +3 आएगी। कैसे? क्योंकि ये पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 0 होना चाहिए। तब जाके आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, A B और C की। आप ऐसे ABC की वैल्यू नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, आपको पहले जनरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इसलिए जनरल फॉर्म मैंने पढ़ाया कि AX² + BX + C = 0, ये आपको ध्यान में रखना है। किसका जनरल फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 5y² - 3 = 0। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 2 टर्म दिख रहे हैं, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो तीसरा टर्म कौन सा मिसिंग है यहाँ पे? y वाला। y² तो है और बिना y वाला है, और एक y वाला मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको जैसा है पहले वो लिखो 5y², अब उसके बाद y होना चाहिए था लेकिन y वाला नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा +0y, और फिर लिखूंगा जो आगे है -3 ना, तो -3 = 0। क्यों? क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो नहीं है वहां पर 0 डालो, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं मिस होना चाहिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपका ABC साफ साफ आपके नजरों के सामने दिखेगा। देखो A कितना है, A है 5, B कितना है बताओ, B 0, और C कितना है बताओ, C -3। देखा आपने कितना सिंपल है। तो आपको ABC मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4x² - 4x = 8। अब देखो ये भी राइट हैंड साइड में है, इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 4x² पहले वैसे ही लिखो, -4x ऐसे ही लिखो, ये जो 8 है ये 8 वहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, -8 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4, और c की वैल्यू हो जाएगी -8, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहो, 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड आ रहा है, तो आप लोग को भी अभी से राइट डाउन करने का प्रैक्टिस करना होगा। मेरे साथ साथ ही आप भी सॉल्व करो नोटबुक में, और वीडियो पॉज कर करके आप पहले सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो। मैं यहाँ पॉज नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग ही वीडियो वहाँ से पॉज करो, और मेरे सम सॉल्व करने से पहले आप लोग बुक में एक बार ट्राई करो, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो पाए तो वीडियो फिर से रिज्यूम करके कैसे मैंने सॉल्व किया, क्या किया, वैसे आप ट्राई करो। देखो करते करते ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन आपको सीखना है, सारी गलतियों को सुधारना है कैसे भी करके, और बोर्ड एग्जाम में ऐसी मिस्टेक, बेसिक में मिस्टेक ना हो, एक एक मार्क्स ना कटे अपना, ऐसी तैयारी करनी है। बेसिक का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक एक मार्क्स के आते हैं वो सब भी नहीं कटना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ बेसिक का लेक्चर हम ले रहे हैं। तो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये अच्छे से ध्यान दो, और आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 7x लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 8x² और -3 ये कहाँ है, राइट हैंड साइड में, जो कि मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो 8, पहला तो 8x² है, हमें x² चाहिए रहता है, फिर x चाहिए रहता है, फिर 3। तो ये 8x² को क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 8x² वहाँ जाएगा तो -8x² आएगा, और जो 7x है तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो वैसे ही लिख दो +7x। अब जो ये -3 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 = 0। देखो वापिस से देख लो, ये शायद बहुत लोग को नहीं समझा रहेगा। तो इसमें क्या किया, देखो 7x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, तो 7x में साइन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि उसका साइड चेंज ही नहीं हुआ, तो वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है ना अभी भी, तो उसका साइड चेंज नहीं तो साइन चेंज कैसा हो जाएगा। साइन चेंज किसका होगा, सिर्फ 8x² का, प्लस था तो देखो क्या हो गया, माइनस हो गया, -3 था तो क्या हो गया, देखो +3 हो गया। तो जो जो का साइड चेंज होगा उन्हीं का साइन चेंज होगा। कम ऑन, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब अब इसको कंपेयर करो, देखो x करके बगल में क्या दिख रहा है, -8, और b क्या है, b है 7, और c क्या है, +3, मतलब कि सिर्फ 3, ठीक है। तो देखा, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, आपको बस पहले क्या करना है, सब चीज़ें लेफ्ट हैंड, इसका स्टेप भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्या करना है आपको, शिफ्ट टू LHS, पहले सब चीज़ें LHS में शिफ्ट करो। सेकंड, फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद
आप कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद क्या करो, ए एंड बी एंड सी तीनों की वैल्यू क्या करो, निकालो। बस यही काम आपको करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में सबको शिफ्ट करो, है ना, फिर उसको कंपेयर करो, देखो क्या है उसमें, और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 5, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये अकेला राइट हैंड साइड में, तो इसको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो 6x² वैसे ही रहने दो क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ये जो 2x है प्लस 2x, उसको वहाँ पे ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज कर रहा है वो। और जो -5 वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको -5 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ x² के बगल में क्या दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब x के बगल में क्या दिख रहा है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। c के बगल में क्या मतलब ये c क्या है, कांस्टेंट क्या है, -5। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2m² इक्वल्स टू 3m+9। अभी इसको क्या करेंगे, 2m² को लिखेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। अब जो क्या है ना, 3m को उधर लाएंगे तो -3m होगा, फिर +9 को वहाँ ले जाएंगे तो -9 होगा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2m² -3m -9 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब इसको कंपेयर करेंगे तो m² की जगह पे कौन है, 2 है, m की जगह पे कौन है, -3 है, और बिना m का मतलब कांस्टेंट कौन है, -9 है। तो देखो हमने सॉल्व कर लिया, हमने दो काम किया, यहाँ पे जनरल फार्मूले में लिखा, कंपेयर किया, और ए बी सी की वैल्यू को निकाल दिया। तो देख रहे हैं आप, ये देखो ये जितने भी है ना यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये इस सेक्शन में, ये सारे क्वेश्चंस रेगुलर नहीं थे, मतलब किसी में 2 टर्म था, किसी में 3 टर्म था, और ऐसे इरेगुलर टाइप लग रहे थे। लेकिन उसको जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो देखो एक सीरियल आ रहा था ना, क्या सीरियल दिख रहा था हमें, सबसे पहले वो, सबसे पहले देखो सब में पावर 2 वाला है ना, x² y² m²। फिर उसके बाद सिर्फ एक पावर वाला है, एक्स है, वाई है, या एक्स है, या फिर एम है। फिर उसके बाद कांस्टेंट है सब। तो ये जो सीक्वेंस में हम लगा रहे हैं ना, यही सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। और यही जनरल फॉर्म से हम एबीसी की वैल्यू निकाल पाते हैं, नहीं तो एबीसी निकालना मुश्किल हो जाता है ना, ऐसे साइन, किसी का साइन अलग आता, किसी का आंसर अलग आ जाता, तो इसकी वजह से गलत हो जाता। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और आई होप ये पूरा थर्ड वाला समझा रहेगा टॉपिक। सो अभी आगे बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है पुटिंग वैल्यूज इन द प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू डाला वो आपको पुट करने आना चाहिए, और वो पुट करके जो वैल्यू आया वो निकालने आना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे ना, एक इक्वेशन देंगे, ये आपके 2.1 में है ये क्वेश्चन, इक्वेशन देंगे, और उसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये कुछ तो वैल्यू देंगे, वो डालना पड़ेगा, और वो डाल के देखना पड़ेगा कि आपका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन है, 0 नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ तो रहेगा। हम लोग 2.1 सॉल्व करने के करेंगे ना, तब हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले इक्वेशन को डाला कैसे जाता है, इक्वेशन के अंदर वैल्यू को डाला कैसे जाता है। तो ये तो हमने फर्स्ट वन सॉल्व ही किया है। 2x² -7x+6 ये इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 डालने बोल रहा है। तो देखो x की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x² है ना, तो 2 इंटू x² मतलब 2 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे 2 डालना है, देखो x की जगह पे 2 डालना है बस। और -7x तो -7 इंटू 2 है ना, +6, देख रहे हो कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या डाल दिया मैंने, 2। आपको भी वही करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डालना है। अब सॉल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 2 जा क्या होता है, देखो 4 2, और 7 इंटू 2 क्या होता है 14, 7 2 जा 14, और +6 यहाँ पे, है ना। अब देखो 2 4 जा हो गया 8, -14 +6, है ना, सेम टू सेम। अब 8 -14 पता ही है -6 होता है, ये ऑलरेडी मैंने प्लस माइनस रूल्स, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का बेसिक किया होगा, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें मैंने प्लस माइनस साइन रूल सिखाया वापस से, है ना। उसमें साइन रूल में बताया प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, उसमें हमने सब सॉल्व करके वापस से सिखाया था, रिवाइज करवाया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर का देख सकते हो पूरा बेसिक, पहला 5 मिनट देखकर फिर वापस यहाँ आ सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में मैंने साइन रूल करवाया था। अब 8 का जो साइन है वो क्या है, प्लस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 8 गया, 6 आ जाएगा।
और बड़ा नंबर मैंने बोला था पहले डाल दो, तो बड़ा नंबर माइनस है तो ये माइनस हो गया है ना। तो आंसर आया -6 और आगे क्या है उसके +6। तो -6 + 6 आंसर क्या आने वाला है 0। क्यों? क्योंकि -6 + 6 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर 0 आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन। उस इक्वेशन में x की जगह पे क्या डालने बोला है, उसके एक x की जगह पे डालने बोला है -5। ठीक है, तो देखते हैं हम भी क्या करेंगे। 3 × -5 का स्क्वायर, देखो x की जगह पे -5 डाला, -14 × -5, देखो x की जगह पे -5 डाला और -5 किया। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव को निगेटिव से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। स्क्वायर मतलब क्या, खुद से ही खुद को मल्टीप्लाई। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसकी वजह से -5 × -5 इज +25। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 3 × 25 हो गया, है ना। -14, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस, और 14 5 क्या होता है 70, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे +70 और यहाँ पे -5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 3 क्या होता है 75, है ना। 25 3 75 +70 -5। ओके सही किया ना हमने, -5 डाला, 70 आया, -5। ओके हाँ, तो अब यहाँ पे 75 + 70 क्या होता है, देखो 145 -5, है ना। तो 145 में से 5 गया, कितना आंसर आने वाला है 140। तो देखो ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जो 0 आता है वही उसका सॉल्यूशन होगा, बस आपको ये याद में रखना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 2m² - 5m। अभी आपको ये नहीं देखना है कि 3 टर्म है कि नहीं, 2 टर्म है कि नहीं, उससे मतलब नहीं, वो करने ही नहीं बोला है। अगर बोलेगा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ABC निकालो, तो आपको 3 टर्म निकालना रहता है। वैसे यहाँ पर जो दिया है वही लिखो सिर्फ, है ना। तो 2 m की जगह पे 5/2 डालना है, तो 2 × m² मतलब 5/2² -5 × m मतलब 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो पहले कट होगा। अब देखो यहाँ पे 5 5 जा क्या होता है, 5 5 जा 25/2। तो कितना आंसर आएगा, देखो ये 2 2 2 2 जा 4, 25/2 इधर भी आया, और -25/2 इधर भी आया। तो 25/2 -25/2 दोनों सेम सेम है, माइनस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। फोर्थ वाला देखते हैं। अब इसमें x² + 5x - 2 है, x की जगह पे क्या डालना है -4 डालना है। तो -4 को डालो यहाँ x की जगह पे, -4², देखो x की जगह पे -4 डाला, +5 × x की जगह पे क्या डालना है -4। ठीक है, और -2 = अब देखो माइनस वापिस आया, मैंने बोला था माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा सिर्फ 4 का स्क्वायर 16, माइनस नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, और 5 4 जा क्या होता है 5 4 जा 20, और माइनस क्या हो गया इधर 2। तब देखो 16 में से 20 मतलब 16 - 20 है ना, प्लस माइनस माइनस, पहले बड़ा नंबर का साइन दे दो माइनस, और 20 में से 16 गया कितना आएगा 4, और माइनस क्या हो गया 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 + 2 6 है, लेकिन बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। मतलब हो तो रहा है प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो रहा है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है। ये किसके लिए, जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, सब मैंने ये फर्स्ट लेसन के साइन रूल वाले सेक्शन में बताया था। अगर क्लियर नहीं तो वो 5 मिनट के लिए देख सकते हो, फिर इधर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना देखो आपको क्लियर हो गया, या आपने फोर्थ बेसिक यहाँ पे कर लिया कि आपको वैल्यूज डालने अभी आ गया है। एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे या एम की जगह पे जो भी वैल्यू देंगे
उन वैल्यू को आपको पुट करने आना चाहिए और पुट करके आपको आंसर भी निकालने आना चाहिए कि फाइनल आंसर आ क्या रहा है, ठीक है। और जो वर्कशीट हम देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, उस लिंक से आप वर्कशीट को डाउनलोड करना इसी, या फिर देखते हैं लिंक ही देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक से आप वर्कशीट को डाउनलोड करना और फिर क्या उसको पूरे वर्कशीट को एक बार आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो फोर्थ तक आपको समझ में आ गया। अभी फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ टॉपिक क्या है बेसिक का, वो है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एन इक्वेशन बाय अ कांस्टेंट। मतलब कोई तो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने आता है क्या, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया है और बोल रहा है मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -3, तो इस पूरे इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो कैसे करेंगे बता रहा हूँ मैं। वो होता है ना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -3 -2 होता, तो वैसे ही इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो देखो -3 इंटू 8x² है ना। इस पूरे टर्म को क्या किया मैंने, लिखा, और उस टर्म के पहले जस्ट किसको ऐड कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करना था उससे लिख दिया। अब जो दूसरा टर्म है उसमें भी ऐसा ही होगा। अब ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस ऑफ -3x, अरे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई -3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू, अब यहाँ पे क्या है ये 3x है, तो ये हो जाएगा 3x, और ये क्या आ जाएगा माइनस, अब इसको भी थर्ड वाले टर्म को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल टू, अब ये जो राइट हैंड साइड रहता है उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू 0। तो देखा, -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हर एक टर्म को -3 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को, इसको भी -3 से, इसको भी -3 से, इसको भी -3 से, और ये लास्ट वाले को भी -3 से। तो देखा बेसिक है। ये जो फर्स्ट टर्म है उसके यहाँ भी -3 डाल दिया, जो सेकेंड टर्म था उसके यहाँ भी -3 डाल दिया, जो थर्ड टर्म था उसके यहाँ भी -3 डाल दिया, और जो लास्ट टर्म जो कि राइट हैंड साइड में उसके यहाँ भी -3 डाल दिया। तो ऐसे होता है मल्टीप्लाई। जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को आपको क्या करना है, हर एक टर्म के पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखो मुझे बताओ, 3 8 जा क्या होता है 24, और ये माइनस है ना इधर, तो ये -24x² होने वाला है। अब माइनस माइनस क्या होता है इधर प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 3 जा 9x, अब माइनस माइनस इधर क्या हो गया प्लस, और 3 3 जा क्या हो गया 9 इज इक्वल टू, अब माइनस है 3 0 जा 0, -0 मत लिख देना क्योंकि 0 का साइन नहीं होता 0। तो देखो ये हो गया मल्टीप्लाई करके, ये आंसर आ गया। कितना बेसिक था। मतलब आपको बस क्या यही चीज़ें ना आप लोगों को पता नहीं रहती, तो आप लोग क्या करते हो पूरा कैसे भी लिख के आ जाते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा सा सॉल्व किया है, जबकि ऐसा नहीं रहता, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन में भी देखो इक्वेशन क्या दिया है, अब उसको क्या करना है, इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बार डिवाइड करना है, वो भी किससे 9 से। तो देखते हैं, मैंने अभी जस्ट बोला मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म से, डिवाइड भी करेंगे तो हर एक टर्म से, ठीक है। तो क्या टर्म है देखो, 9y² -12y +2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें हर एक टर्म मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें हर एक टर्म डिवाइड करेंगे किससे 9 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 9 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 9 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि हर एक टर्म को डिवाइड करना है ना। अब नेक्स्ट 9/9 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया y² माइनस, अब 12 और 9 कौन कौन से टेबल में आते हैं देखो जरा, 3 के टेबल में आता है, हाँ तो कट कर दो इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 4y/3, शॉर्ट कर दिया ना मैंने, प्लस 2/9, ये इसमें ये कोई और टेबल में आता नहीं ना, तो ये 2/9 ही रहने दो, और इज इक्वल टू 0/9 क्या होता है, ऊपर 0 तो पूरा 0, तो ऊपर 0 है ना, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो देखो ये भी सॉल्व हो गया। मतलब डिवाइड करने बोले या मल्टीप्लाई करने बोले, हमको किसके साथ लेकर चलना है, हर एक टर्म को साथ में लेकर चलना है, एक भी टर्म मिस नहीं करना है। अगर एक भी टर्म मिस किया तो आपका आंसर आने वाला है गलत। तो आपको हर एक टर्म के साथ करना है, जो भी करना है, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ठीक है।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? ओके, इसके दो ही क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, वो है फैक्टर्स निकालना है। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पॉलिनॉमियल का, ये आपको 8 या 9 स्टैंडर्ड में रहता है फैक्टर निकालना, लेकिन फिर भी अगर एक बार मैं वापस करा देता हूँ क्योंकि बेसिक है ये, तो ये कराना पड़ेगा फैक्टर्स। क्योंकि ये देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप यहीं कर लोगे तो एक्सरसाइज या मुझे पीवाईक्यू कराने के लिए ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बतानी पड़ेंगी, मैं इधर ही बता दूंगा, तो बेसिक आपका इधर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब देखो, पहले तो क्या करने का, फैक्टर ढूंढने के लिए ना आपको पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। उसके लिए देखो, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो पहले तो क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है अच्छे से, और इनका मिडल टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और ये मिडल टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करना रहता है ना, ये मिडल टर्म को, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई, ऐसा कोई पेयर ढूंढो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। देखो, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -5। तो 1 इंटू -5 करो पहले, 1 इंटू -5 क्या आएगा, -5 आएगा। तो -5 कैसे आया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, उस आंसर को आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो चीज़ों में, ऐसे उनको बांटना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -5 आ जाए, और उन दोनों को प्लस या माइनस कर दें तो क्या आ जाए, -4 आ जाए। अब कैसे समझता है, देखो आधे लोग को ये प्रॉब्लम रहता है, सर प्लस करके आंसर निकालना है या माइनस करके। तो बहुत बेसिक है, पहले क्या करने का, ये जो थर्ड टर्म रहता है ना, ये थर्ड टर्म लास्ट टर्म, उसका साइन देखो क्या है, माइनस है ना, तो आपको माइनस ही करना है। अब माइनस करना है तो देखो कैसे करेंगे माइनस। माइनस करने के लिए इसका क्या टर्म आ सकता है, इसका टर्म आ सकता है 1 इंटू 4, ओके। 1 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो देखो, 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, मिडल टर्म आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। और इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको भी देखो, इसका जो मिडल टर्म का जो साइन रहता है ना, माइनस, वो बड़े नंबर को दे देने का, ठीक है। अब ये माइनस है, और ये भी क्या है, देखो ये 1 है ना, तो माइनस, इसको भी माइनस डालेंगे, देखो ये -5 आना चाहिए ना, तो -5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सेम साइन देना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना है, तो 4 और 1 मिल के 5 होता है ना, तो ये माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, -4 और -1 अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, -5। और अगर हम उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आता है, लेकिन आंसर आ रहा है हमारा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर आ रहा है 4, जबकि हमें चाहिए था -4। ये कैसे होगा, ये फैक्टर गलत है, कोई और फैक्टर ढूंढते हैं इसका। इसका सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है, बताओ। देखो, 1 इंटू -5 -5 आया, और -5 को हमें फैक्टर बनाना है। मल्टीप्लाई करके, ओ मैं यहाँ बीच वाले टर्म को, मिडल टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करके ला रहा था, हमें ना ये मल्टीप्लाई करके चाहिए रहता है, -5 मल्टीप्लाई करके चाहिए रहता है। तो 5 कौन कौन से टेबल में आता है, देखो 5 1 जा 5, और कोई तो टेबल ही नहीं ना, हाँ 5 1 जा 5, यही एक टेबल है जिसमें क्या आता है, -5 आता है, ठीक है। अब देखो, ये इसका साइन क्या है, -5, तो इसमें से एक बड़े, एक क्या करो ना, इसको माइनस दे दो, ठीक है। देखो यहाँ 4 आया ना, 4 बीच में है ना, तो मिडल टर्म का जो साइन होता है वो बड़े नंबर को देना रहता है, तो दे दिया माइनस। अब मुझे बताओ, -4 उसको दे दिया, तो अभी मान लो मुझे 4 चाहिए, तो 4 लाने के लिए 5 और 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस या प्लस, माइनस करना पड़ेगा ना। तो जब भी कभी माइनस करना पड़ेगा तो साइन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसका माइनस साइन है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, यानी कि कुछ नहीं, प्लस साइन रहेगा उसका, ठीक है। तो इसको मैं प्लस इधर लिख देता हूँ, और ये 4 के बगल में क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स लिख दो और यहाँ पर भी एक्स लिख दो। तो अब देखो बराबर जम रहा है, -4 -5x
-5x + 1x, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया 4, और बड़ा नंबर है माइनस, तो -4x आंसर आएगा। तो देखो मिडल टर्म आ गया अपना, है ना। और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करो, देखो 1 × 5 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो -5 आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, जो कि वही चाहिए था हमें। तो देखा आपने, ये शायद स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इसको वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो पहले क्या करने का, वापस इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, चलो। देखो पहले क्या करने का, आपको फर्स्ट टर्म को लेने का, फर्स्ट टर्म के नंबर को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देने का। तो 1 × -5 क्या होता है बताओ, ये होता है -5, क्या होता है -5। अब -5 को दो टर्म अपने को बनाना है, ठीक है। -5 को ऐसे दो टर्म में बांटना है कि जिससे क्या हो जाए, हमें मल्टीप्लाई करने पर ये -5 आ जाए। तो पहले बताओ मुझे, -5 कौन कौन से टेबल में आता है, -5 छोड़ दो, सिर्फ 5 बताओ, 5 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 5 आता है सिर्फ 5 वंजा में, बाकी तो आता ही नहीं। तो इसको 5 वंजा एक फैक्टर मिल गया हमें ना, हमें फैक्टर ही ढूंढना था ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर ढूंढने का। तो इसका फैक्टर मिला 5 और 1। अब देखो, इसका ये पहला स्टेप है आपका फैक्टर ढूंढना। अब दूसरा स्टेप ये रहता है कि मिडल टर्म का साइन क्या है, मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो बड़े नंबर को दे दो माइनस। अब थर्ड स्टेप ये रहता है कि जो नंबर है उधर 4, वो 4 कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके या इन दोनों को प्लस करके। प्लस करेंगे तो 6 होता है, माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो माइनस करना पड़ेगा मुझे इन दोनों को। तो इन दोनों को जब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो साइन क्या होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। सेम साइन रखते हैं तो ऐड हो जाता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो अपोजिट साइन रखना पड़ेगा। तो माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, ये एक्स है ना, ये इसके बगल में दोनों जगह एक्स लगा दो, आपको देखो फैक्टर मिल गया, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। अब बस करना कुछ नहीं है, अब बस उन फैक्टर को आपको, ये फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिखना है, और -5 जो लास्ट टर्म है वो भी क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है। ये -4x की जगह पे क्या करना है ना, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं बताओ, ये दोनों चीज़ें हैं -5x, और यहाँ पे है +1x, ये है। अब देखो आपने इसमें किया क्या पता है अब तक, सिर्फ ये मिडल वाले टर्म को आपने दो भाग में बांट दिया बस, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो मुझे बताओ इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में आपको क्या करना है ना, कॉमन ढूंढना है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 और 5 में क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 1 भी आता है और 5 भी आता है, सिर्फ 1 है ना। 1 के टेबल में 1 भी आता है, 5 भी आता है। अभी क्या करेंगे उसमें, अच्छा x² और x, देखो x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x तो कॉमन है। और फिर अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन हमने निकाल दिया दोनों का। कॉमन निकालने के बाद अब यहाँ पे क्या बचता है, देखो 1x² था, तो 1x तो निकाल दिया, तो 2x था, 1x निकाला, तो 1x अंदर बचेगा ना, है ना, बराबर माइनस। अब माइनस करने के बाद ये देखो x गया बाहर, और 1 गया बाहर, तो 1 कितने जा 5, तो 1 5 जा 5, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, बस कुछ करना नहीं है। क्या किया मैं आपको समझा रहेगा। देखो वापिस से देखते हैं क्या किया इधर, जो 1 है ना, देखो दोनों में, दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 1 और 5 में क्या कॉमन है, कौन से टेबल हैं जो 1 और 5 आते हैं जिस टेबल में, तो 1 कॉमन है, तो 1 बाहर लिया। उस 1 को आप नहीं भी दिखाओ तो भी चलेगा, क्योंकि 1 वैसे नहीं दिखाया जाता। और जो x है, इसमें x² है और इसमें x है, तो इसमें हम कम से कम जो x है जो दोनों के पास है वो ले लिया बाहर। 2x था, इस पर 1x था, तो 1x बाहर ले लिया। और अंदर लेने के बाद अब यहाँ पे बचा क्या, देखो 1 चला गया, x² में से 1x चला गया, तो 1x बचा, और इसमें से 1x चला गया, क्या बचा, -5 बचा, ऐसा, ठीक है। तो जो बचा उसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर आता है इधर x × x-5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आएगा, +1। यहाँ पर भी देखो 1 और 5 कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 ही लिखा। और इसमें कुछ कॉमन है क्या, x और 5 में, इसमें देखो x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है इधर, तो x नहीं ले सकते, तो +1 ही लिखेंगे। अब अंदर जाएंगे ना, तो अंदर 1 तो गया, लेकिन x बचा है, तो x इधर आ जाएगा। अब इधर 1 कितने जा 5, 1 5 जा 5, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि आप अब तक जो किए हैं वो सही किए हैं या नहीं,
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या ये दोनों सेम आया है क्या, x-5 और x-5। अगर ये सेम आया है इसका मतलब आप 100% क्या हो यहाँ पर सही हो। और अगर यही आपका गलत आया है, दोनों अगर अलग अलग आए हैं, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ऊपर के स्टेप में क्या किया है, गलती किया है। तो आप देखो उसको एनालाइज करना, वापस से उस गलतियों को सुधारना, फिर आपका ये सेम सेम आना चाहिए, 100% ये सेम सेम ही आना चाहिए। देखो मेरा कैसा आया, x-5 आया तो इधर भी x-5 आया, तो ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, जो चीज़ ये 2 बार आया है ना, दो बार, उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं x-5, और बाकी जो बचा खुचा है इसको हटाओ और इसको हटाओ, क्या बचा है, एक x और ये +1 बचा है ना, तो यहाँ पर लिख दो x+1 ब्रैकेट बना के, बस। अब ये हो गया आपका सम यहाँ पे सॉल्व। थोड़ा सा टाइम लगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये इतना मैं क्यों आराम से समझा, क्योंकि ये अभी अगर समझ में आ जाएगा तो आगे चल के सब सम समझ में आ जाएंगे, और अगर अभी नहीं समझ में आया ना तो फिर आगे भी नहीं समझ में आने वाला है। तो जो भी सीखना है अभी सीखना है, ये फुल बेसिक का लेक्चर है, तो इसमें ही आपको पूरा सारे डाउट को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, ठीक है। तो कैसे मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाला, और वो नंबर को कैसे मैंने फैक्टर बनाए, वो सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान में रखना है ताकि आप ये सम सॉल्व कर लो। और लास्ट में ऐसे आने चाहिए, 2 फैक्टर आना चाहिए। देखो हमने फैक्टर निकालना था ना, तो हमने यहाँ पर फैक्टर निकाल दिया। ओके, सो देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन कैसे, क्या सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। पहली बात, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही टर्म है। तो सर 2 टर्म है तो क्या करने का, इधर इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं, एक काम कर सकते हो, इसमें ना देखो कॉमन क्या है दोनों में, जैसे 2 और 5 कौन से टेबल में आते हैं, 2 और 5 किसी टेबल में नहीं आते ना, तो नंबर का कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं m² और m में क्या कॉमन है, यहाँ m2 है, यहाँ पर m1 है, तो एक m आपका कॉमन हो गया, है ना। तो अब अंदर क्या बचता है, 2 बचता है, और यहाँ m2 था, एक बाहर गया तो एक अंदर बचेगा, और माइनस एक m बाहर है तो अंदर 5 बचेगा, ठीक है। तो ये मिल गया, एक इसका फैक्टर मिल गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो ना कि दो चीज, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 टर्म थे, तीनों टर्म के बीच में या तो प्लस हो रहा था, या तो प्लस हो रहा था, या तो माइनस हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, है ना। तो हमें क्या करना था, हमारा लक्ष्य यही था कि प्लस माइनस को हटाना है, प्लस माइनस को हटाना है, और उन उन टर्म के बीच में, उन टर्म के बीच में मल्टीप्लाई ना, तो एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना, और उनके बीच में देखो क्या है, कुछ नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाई किया उनका, तो ये फैक्टर बना है। फैक्टर बनाने का अर्थ ये होता है कि आप प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में आ जाओ। तो देखो यहाँ पर भी माइनस हो रहा था, तो मैंने इसको कॉमन लेकर यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम बोलोगे सर माइनस तो है यहाँ पे, अब माइनस नहीं है, वो एक टर्म है, ये एक टर्म बन गया ना, तो टर्म के अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये टर्म और ये टर्म के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसा। अभी देखो जैसे इस टर्म और इस टर्म के बीच में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, और इस टर्म और इस टर्म के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही फर्क है, ये फैक्टर नहीं है और ये फैक्टर है, ठीक है। तो ये फैक्टर कैसे निकलते हैं, जब दो टर्म रहता है, जब दो ही टर्म रहता है ना, तो क्या कर देने का, कॉमन निकाल देने का कि कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकाला हमने, पहले देखो ये 2 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं है, है ना। अब m² और m में क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंदर बचेगा, m अंदर बचेगा, माइनस m तो बाहर गया, 5 बचेगा। तो देखो ये आपका सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई आ गया, खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो कुछ कॉमन निकल भी रहा था, यहाँ पर तो वो भी नहीं निकलेगा। ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल टू 0 है, सम गलत है इसमें। अगर मान लो a² माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करोगे, a² को माइनस 25 वहाँ ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब बताओ a² 25 किसका स्क्वायर 25 होता है, तो a वहाँ पे चला जाएगा तो रूट बन जाएगा ना, तो 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है प्लस या -5। तो देखो यहाँ पर भी दो चीज मिल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे, एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो सॉल्व है ना, हमें सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, इक्वल टू 0 मत लगाओ यहाँ पे, एक काम करो, इसको ना बस सॉल्व करो। फैक्टर बनाना था ना हमें, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो इसको फैक्टर बनाने के सुनो, देखो क्या करेंगे, a² है और 25 है, 25 मतलब किसका स्क्वायर हो गया, 25 मतलब 5 का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे पता है,
अब इसमें इन दोनों में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 5 और ए माइनस 5। देखो सॉल्व हो गया ना, बीच में मल्टीप्लाई भी आ गया, तो ये फैक्टर बन गया। अब फोर्थ सम की तरफ आते हैं। फोर्थ सम में क्या किया, देखो ये जीरो कट कर दो। अब देखो इसमें 3 टर्म है, तो इसमें 3 टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 54 है, तो 54 वन जा क्या होता है 54 ही होता है। तो उस 54 अब बताओ कौन कौन से टेबल में आता है, 54 कौन कौन से टेबल में आता है, 54 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 9 जा है ना, और किस किस टेबल में आता है 10 11 12 13 नहीं 6 9 जा यार। तो देखते हैं अभी ये फैक्टर, लेकिन इसको जम रहा है कि नहीं, क्या इसको जोड़ने पर या माइनस करने पर बीच का टर्म यानी 15 आ रहा है। 15 लाने के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हाँ इन दोनों को जोड़कर 15 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर बन सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन देखो साइन क्या है मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फैक्टर ढूंढने हैं पहले। तो फैक्टर आपने पहला एक 6 ढूंढा एक 9 ढूंढा, जिनसे आप बना सकते हो। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप रहता है कि जो बीच वाले का साइन है वो सबसे बड़े वाले को दो, दे दिया माइनस साइन, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्ड स्टेप, क्या इन दोनों को जोड़ के 15 आ रहा है या माइनस करके 15 आ रहा है, जोड़ के 15 आ रहा है ना, तो सेम साइन इसको भी दे दो, जोड़ के आ रहा है तो जब जोड़ना होगा मतलब क्या करना है सेम साइन, और जब घटाना होगा यानी माइनस करना होगा तो क्या करना है अपोजिट साइन देना है, इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे -6 -9 हो गया, अब ये x है ना तो x दोनों को दे दो, x 6x और ये 9x बस। अब इस टर्म को आप हटा सकते हो, उसकी जगह पे ये पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अब कैसे होगा देखो 1x², अब ये 15x की जगह पे क्या करूंगा, ये पूरे को लिख दूंगा, क्या है वो -6x -9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, वो छोड़। तो देखो ऐसे सॉल्व किया। अब मुझे बताओ 1 और 6 में क्या कॉमन है 1, क्योंकि 1 और 6 1 के टेबल में आता है, और x² और x में क्या कॉमन है x, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x -6, और यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों में अभी 9 और 54 कौन से टेबल में आते हैं, कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 54 भी आता है, 9 खुद है ना, 9 के टेबल में 9 भी आता है 54 भी आता है, तो 9 ले लिया बाहर। अब तुम बोलोगे सर 3 भी तो था, अब सबसे हाईएस्ट वाला लेना है, सबसे मैक्सिमम वाला है ना। अब 9 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x बचा, और माइनस, वही देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, और 9 कितने जा 54 होता है, 9 6 जा 54, तो -6 हो गया। अब देखो क्या ये दोनों सेम आया, सेम आया, मतलब हमारा क्या है 100% करेक्ट। अब इसके बाद ये 1 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब x -9 अलग हो जाएगा, है ना, मैंने क्या बोला था जो चीज़ 2 बार है उसको हमें एक बार लिखना पड़ेगा, x -6, और जो बचा खुचा है x -9 वो अलग हो जाएगा x -9, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डॉट दे दो या मल्टीप्लाई दे दो या कुछ मत दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपके देखो फैक्टर निकालना कितना आसान है। फैक्टर निकालने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब फैक्टर में आपको या तो हो सकता है 3 टर्म दे दे, अब यहाँ पर भी 3 टर्म दे दिया, तो या आप फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर क्या करें दोनों में m और m² दे तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हो, या फिर ऐसा करें एक में स्क्वायर दे एक में a दे ही ना, मतलब m जैसे m² और m था लेकिन यहाँ पे a² और a नहीं है, नंबर है कोई, तो ऐसे समय पे उसका ही स्क्वायर निकालो और a+a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालने के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा कर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन चारों सम को प्रैक्टिस करना है कि चारों टाइप के सम में से कौन सा भी टाइप आया। 2.2 का है ये वैसे, तो 2 पॉइंट अगर ये आपको पूरा क्लियर है ना तो 2.2 आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं 2.3 की तरफ, जिसमें कि है फार्मूला मेथड, और उस फार्मूला मेथड सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ज़्यादा कुछ बेसिक का कुछ है नहीं,
बस उसमें एक स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक्सरसाइज या पीवाईक्यू टाइम पे बताया जाएगा। अभी आपको क्या करना है ना, 2.4 यानी कि जो फार्मूला मेथड है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ निकालना पड़ेगा जो कि है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ बी फोर ए सी ये सब क्या है, एक फार्मूला है, आपको बस याद रखना है अभी के लिए। और ए और सी क्या है, देखो ए और सी, ए बी सी क्या है, ए बी सी आपका वही टर्म जो आपने निकाला था ना कंपेयर करके ए बी और सी, तो वही आपने ए बी सी निकाला वही वाला है। तो मतलब क्या इधर कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ इधर कंपेयर करके आपको ए बी सी निकाल के फिर आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखेंगे एक सम करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग m square, अरे comparing the given equation, comparing the given equation with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे अगर कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है -14 और c की वैल्यू आ जाती है 13। आ गया, ए बी सी मिल गया ना आपको। अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब बी कितना है बताओ, बी है तुम्हारा -14, तो -14 का स्क्वायर कर दो, है ना। -4 इंटू ए, 4 इंटू ए सी। अब ए कितना है बताओ, ए है 1 और सी कितना है बताओ, सी कितना है, सी है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दो। अब आगे सॉल्व करो, -14 का स्क्वायर मैंने अभी बताया, माइनस का स्क्वायर प्लस रहता है, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस, अब 4 1 जा 4 और 13 4 जा कितना होता है 52। अब 196 में से 52 गया, आप करके देख सकते हो, 6 2 4 हो गया और 9 5 4 हो गया और ये हो गया 1, तो 144 आया आंसर। कितना आया 144, ठीक है। तो बहुत बेसिक था ये। इसमें बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये मैं क्यों ले रहा हूँ ना कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है कैसे होता है वो तो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ही नहीं आपको कैलकुलेट करने आती बहुत सारे बच्चे को। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, पहले हम उसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे और ए बी सी निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में डाल के बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर करेंगे, ए फोर ए सी है तो फोर ए सी करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी, आप हमारा ये आप लिख भी सकते हो, इतने अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूँ, अच्छे से कर लो ये सब, ठीक है। अब अगला, इसको भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए कितना है बताओ, ए है 25, एक्स करके बगल में 25, बी एक्स के बगल में 30 ना, तो बी कितना हो जाएगा 30 और सी कितना हो जाएगा 9। तो देख रहे हो ए बी सी आपको मिल गया ना। अब ए बी सी मिलने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, 30 का स्क्वायर है ना, बी 30 था तो 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बोलो, ए है 25 और सी कितना है बोलो 9, है ना। तो 4ac हो गया, 30 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का 2 जीरो मतलब 900 हो गया। माइनस आपको अगर स्क्वायर याद नहीं था स्क्वायर पूरा याद करो, 1 to 30 तक तो याद करो कम से कम, ठीक है, स्क्वायर्स याद करो पूरे 1 to 30 के। और 25 फोर जा क्या होता है 100 और 100 इंटू यहाँ क्या है 9। अब मुझे बताओ 900 माइनस 100 9 जा 900, 900 माइनस 900 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप इन सभी आंसर को लिख लो या खुद से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तो ये पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया बी स्क्वायर माइनस फोर इसी। अब धीरे धीरे हमारा ये बेसिक्स खत्म होने की तरफ आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कैलकुलेट हो जाने के बाद देखो ये भी कुछ दो सम्स हैं, इसको आप लिख लो। इसको क्या करो ना, अब इसको भी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, एबीसी निकालना है सॉरी, और फिर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकालना है। अब इसमें हिंट ट्रिक की बात क्या पता है, इसमें आपका -5 राइट साइड में, तो पहले आपको वो लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, फिर आपको जनरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर एबीसी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है कि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे आप फर्स्ट सेकंड स्लाइड में जब आप कर रहे थे ना, उसको शिफ्ट करके
फिर जो कंपेयर कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा। देखो इधर भी 2 इधर है ना, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा पहले लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने क्या बताया था जनरल फार्मूला में, सब चीज़ कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं। यहाँ देखो राइट साइड में 0 था, यहाँ भी 0 था, तो इन सब में तो प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ जो कि तुम्हें करना है, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा पहले, शिफ्ट करने के बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और शिफ्ट करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस साइड चेंज कर रहे हो तो क्या करना है, साइन चेंज। साइड चेंज तो साइन चेंज, -5 का +5 आ जाएगा, ये +2 का वहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर कंपेयर करो आराम से। ठीक है, कंपेयर करके सॉल्व करो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या होते हैं, नेचर कैसे निकालते हैं रूट्स का। अब देखो रूट्स होता क्या है, पहली बात तो ये समझो, रूट्स को जो हम सॉल्व करते हैं ना, किसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर आता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आते हैं, तो 2 आंसर के जो नेचर है ना, उसी को हम बोलते हैं, मतलब उन्हीं रूट्स का जो नेचर रहता है उसको हमें कंपेयर करके निकालना होता है। ठीक है एक सेकेंड पढ़ो। ओके, अब देखो, अभी पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² - 5x + 7 = 0। अब ये क्वेश्चन में मुझे क्या करना है ना, नेचर पता करना है। तो नेचर किसका निकालना है, रूट का, तो पहले मुझे रूट को निकालना पड़ेगा। अब रूट को निकालना मतलब क्या, अ, उनके नेचर को निकालने के लिए मुझे रूट, हाँ एक चीज़ इसमें ध्यान रखो, मुझे इनकी रूट्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको क्या करना है ना, पहले b² - 4ac जो हमने अभी निकाला ना इधर पीछे, इसमें जो b² - 4ac निकाल रहे थे, इनकी वैल्यू देख के ही हम बता सकते हैं कि उसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, इसमें जस्ट अभी आपने क्या किया, कंपेयर किया ना, तो कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो आपका a कितना आ जाता है 2, b कितना आ जाता है -5 और c कितना आ जाता है 7। ठीक है ना, अब ए बी सी मिलने के बाद आप क्या करोगे, b² - 4ac निकालोगे। तो b² - 4ac क्या आएगा, b² है -5² - 4 × 2 × 7 है ना। अब -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 5 5 जा 25 माइनस 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। 25 - 56 क्या होता है, -31 है ना। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है पता है क्या, आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी, 1 2 और 3। अब इन 3 चीज़ों में देखो, जो b² - 4ac है जो कि हमने अभी निकाला, ये b² - 4ac की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, पॉजिटिव आई है कि निगेटिव आई है, 3 चीज़ों पे आपको डिपेंड करता है। अगर 0 आई है तो 0 आया, इसका मतलब लिखने का इसका नेचर क्या है, रियल और इक्वल। क्या है नेचर, रियल और इक्वल। कब, जब 0 आएगा। लेकिन हमारा वैल्यू तो 0 नहीं आया है, हमारा वैल्यू क्या आया है, माइनस में आया है, मतलब निगेटिव में, <0 क्या है, <0। तो <0 के लिए क्या लिखना है मुझे, रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखूंगा, रूट्स आर नॉट रियल। तो मुझे उसको कैसे लिखना पड़ेगा पता है, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस b² - 4ac इज <0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। देखे, तो अब जो कर रहे थे ना आप, अभी लास्ट स्लाइड में क्या कर रहे थे, यहाँ तक सॉल्व ही कर रहे थे। अभी इसमें क्या करना है, बस आपको उसको कंपेयर करना है कि वो 0 हो रहा है, उससे कम हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। अब वो अगर <0 होगा तो बोलने का नॉट रियल, 0 होगा तो बोलने का रियल और इक्वल, और अगर <0 होगा तो बोलने का रियल भी है और लेकिन अनइक्वल है, ऐसा बोलने का। ठीक है, सेम इसको भी देखो, इसको कंपेयर करो। मैं क्या करता हूँ ना, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, ये लाइन नहीं लिखता हूँ, आप लोग लिख देना इसको। इसमें a आएगा आपका 1, b आ जाएगा -2,
और सी आ जाएगा 9। इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ साथ। तब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 9 जा 36, 4 माइनस 36 क्या होता है -32। तो -32 क्या है, निगेटिव है ना। तो वापस से इसका रूट क्या होगा, ये पूरी लाइन हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन जीरो है तो ये रूट्स क्या आएंगे, नॉन रियल होंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। अभी थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला कैसे करेंगे, देखो थर्ड वाले में आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना। तो इसमें कंपेयर करना है आपको, तो ए निकालना है। ए है आपका √3, बी है आपका 2√3 और सी क्या है √3। अब क्या करना है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को निकालना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी कितना है बताओ, 2√3। तो 2√3 माइनस 4 इंटू ए कितना है √3 और सी कितना है √3। तब देखो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, है ना। मैंने बताया था रूट का स्क्वायर जो नंबर है वही होता है, माइनस ये तो अलग हो गया ना। अब देखो √3 इंटू √3 3, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 3। तो 4 3 जा 12 माइनस 12। ये कैसे हुआ आपको समझा ना। ये देखो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, 2√3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 2√3 का स्क्वायर बोला था। तो 2 का स्क्वायर निकालो पहला 4, है ना। अब √3 का स्क्वायर क्या है, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 मतलब होता है √9, मतलब होता है 3। समझ में आया। यानी कि रूट, जो रूट के अंदर होते हैं ना, रूट के अंदर उनका जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है और जो नंबर है वही आता है। तो नंबर क्या था 3 था ना, ऐसा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देते हैं तो 3 ही आंसर आता है इसका। तो 4 3 जा 12। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 4 3 लिखा और यहाँ पे 12 लिख दिया। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी तो हो रहा है, √3 इंटू √3 3 आ गया और 4 का 4 हो गया। मतलब रूट का वाला कोई भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो नंबर है सिर्फ नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, रूट में कंफ्यूज नहीं होने का। अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर लिख देने का, रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसमें क्या आता है आगे, 12 माइनस 12। तो 12 माइनस 12 क्या हो गया बताओ, 0। अब मज़ेदार चीज़, 0 आ गया तो क्या लिखोगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्या लिखोगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ऐसा लिख देना। बहुत ही बेसिक था ये, आपको बस क्या बताना था, इसमें नेचर बताना था कि रूट का नेचर क्या होगा। यही आते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि आप लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये सम को सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद ही ज़रा प्रैक्टिस करने लग जाओ। मैं सॉल्व करूं ऐसा वेट मत करो, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके खुद ही अपने हाथ वगैरह चलाओ, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ये मैथ्स है, इसमें आपको खुद से जितना करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और अब तक आप देख रहे हो मतलब सच में आप पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कमी हो रही थी कि आप कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो ये बेसिक से हमने एकदम स्टार्ट किया है, रिस्क तो लिया है लेकिन बेसिक से वापस से स्टार्ट करेंगे। जो होगा देखेंगे, जितना होगा, जितना हो सकता है उतना हम ट्राई करेंगे। हम और आप मिलकर पढ़ेंगे और जितना हो सकता है मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट, दो चीज़ें बाकी है बस। अभी क्या करना है आपको ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना और अल्फ़ा बीटा निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है बुक में, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन में आपको ये हो सकता है कि फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा, या फिर फाइंड द सम ऑफ रूट, फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे आ सकता है। ये जो अल्फ़ा बीटा है ना, इसको हम रूट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूट ही बोलना है उसको, रूट का ऐड करोगे तो सम ऑफ रूट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, है ना, क्योंकि रूट्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, सम हो रहा है, ऐड हो रहा है। और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको क्या करना है ना, इनका रूट देखो, इनका रूट तो मुझे नहीं मालूम, इनका रूट निकालने के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता करना है कि उनका रूट, दोनों रूट, दो आंसर आएंगे। मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आंसर आते हैं।
तो दो आंसर को जोड़ कर कितना आएगा और उन्हीं दो आंसर को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, बस वो मुझे एक बार पता चलना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला इधर दिया है, बस माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अब वापस यहाँ पे बी सी ए आया है, ए बी सी आया है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा, कंपेयर करके। तो वापस से एक लाइन आएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपका ए कितना आने वाला है 2, बी कितना आने वाला है 6 और सी कितना आने वाला है -5। ओके, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब मैंने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी अपॉन ए। अब मुझे आता माइनस बी कितना है, बी है 6, तो 6 अपॉन ए कितना है 2। बोले सर माइनस कहाँ से आया, माइनस फार्मूले से आया, फार्मूले में ही माइनस है, ठीक है, वो टेंशन मत लो उस चीज़ का। तो 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6, तो -3 आंसर आ गया अपना, ठीक है। और देखो 2 3 जा 6, नीचे 1 है ना, तो नीचे 1 छोड़ दो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, इसको कैसे कट किया मैंने, बहुत लोग तो यही डाउट में है भाई कि ये कट कैसे हो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो नीचे का जो 1 है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे का 1 मतलब खेल खत्म, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऊपर जो आया वही लिख दो 3, और ये बचा -3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, ये आ गया। अब जो अगला है वो निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी कितना है बताओ, सी है -5, और ये कितना है बताओ, 2 होता है, तो -5/2 सॉल्व है ये भी। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -5/2, ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत बेसिक है, इसमें भी क्या करना था, बस आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए ये माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए सी अपॉन ए। अब वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, सेकंड क्वेश्चन को आपको वही सेम कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ जाएगा आपका, ए 1 है ना, बी कितना आ जाएगा, बी -13, और सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 30, है ना। अब वापिस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब बी कितना है इधर, बी है ऑलरेडी -13, अपॉन ए कितना है 1। अब देखो नीचे 1 मतलब क्या, खेल खत्म, ऊपर जो है वही लिखना है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 13। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया बोलो, 13 आया, ठीक है। और जो अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो है सी अपॉन ए। सी कितना है बोलो, सी है अपना 30 है, और ए कितना है बोलो 1 है, तो नीचे 1 मतलब खेल खत्म, जो ऊपर है वही 30। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया अपना 30। इसको पॉज कर करके आप लोग भी सॉल्व किए होंगे, तो बहुत अच्छा, आप लोग ने प्रैक्टिस करना है ये सब चीज़ें, बिना मेरे बार बार बोले। आपको जैसे ही मैं सम सॉल्व करने लग रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। फिर आपको कंपेयर करना है कि मेरे स्टेप में क्या गलती हुई थी और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अभी सुधरोगे, अभी सुधार दोगे गलतियाँ, तो आगे नहीं होंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आगे चल के यूज होने वाली हैं, हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो यूज होगा ये, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, इस बेसिक लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है, और वो है जो अल्फ़ा बीटा हमने अभी अल्फ़ा बीटा का दो चीज़ निकाला। वो दो चीज़ क्या था, एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और एक अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, अभी निकाला ना ये स्लाइड में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों, अब मान लो क्वेश्चन में ये दोनों ऑलरेडी दिया है, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी रहेगी, और आपको बोलेगा कि फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेगा, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेम कैसे करेंगे अल्फ़ा और बीटा के मदद से, कैसे फ्रेम करेंगे, तो एक फार्मूला है यहाँ पे, ध्यान रखो इसको, फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स, यहाँ पर कुछ तो है एक्स, और प्लस यहाँ पर कुछ तो है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 रहेगा, ये छोड़ दो, और जो x के बगल में है वहाँ पर रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो लास्ट में है वहाँ पर रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। कितना ईजी है मतलब आपको बस एक्स स्क्वायर एक्स और ये लगा देना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ डालनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ डालनी है। अब ये कहाँ से आएगा, आपको ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा दिया है ना, तो निकालो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना दिया है यहाँ पर, अल्फ़ा दिया है 3, बीटा दिया है -10,
तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस माइनस 10, तो हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 क्या होता है, -7। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 3 इंटू माइनस 10, तो 3 इंटू माइनस 10 क्या होता है, -30। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों मिल गया। अब मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, है ना, और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है -7 है ना, तो प्लस -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, -7x, और यहाँ पर भी प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। तो देखो बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या लगा हमें, बस अल्फ़ा लगा और बीटा लगा, अल्फ़ा बीटा को प्लस किया, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया, उसको एक फार्मूला में डाला और सॉल्व किया, तो आंसर हमें आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझा रहेगा। अभी क्या करो ना, ये मैं तुम लोगों को देता हूँ, ये खुद से करो, ये वाला भी खुद से करो, ये वाला जो है ना थर्ड वाला, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 माइनस रूट 5, है ना, और प्लस 2 प्लस रूट 5, इन सभी दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 क्या हो गया, 0, मतलब वो कट गया, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, और आंसर आया अपना 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बोलो, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है बोलो, a प्लस बी माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाया मैंने 8वीं का, नहीं आ रहा है फार्मूला तो 8वीं में जाओ, एक बार बैठो 2 साल और आओ वापस 10वीं में सीखते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, माइनस अब रूट 5 का स्क्वायर, देखो वापस मैंने सिखाया हुआ याद आ रहा है क्या, रूट का स्क्वायर जो रहता है वो नंबर ही रहता है, तो ये 5 रहेगा, 4 माइनस 5 क्या हो गया, -1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, उसको आप जो मैंने फार्मूला बताया इक्वेशन इसमें डालो, सॉल्व करो, आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। सो अगर आपने यहाँ तक देखा पूरा वीडियो तो अपने आप को शाबाशी दो, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोग ने अपने लिए, खुद के लिए इतना मेहनत उठाया, इतना आपने पेशेंस रखा कि आपने ये बेसिक का लेक्चर अटेंड किया, और खुद को ज़रा रोक के रखा कि कैसे भी करके मुझे तो मार्क्स लाना ही है, तो उसके लिए आपने बेसिक को पूरा अटेंड किया। अब आई होप, मुझे लगता है कि आपको बेसिक में ज़्यादा कुछ डाउट नहीं रहेगा। ये सारे सम जो 2 हैं, ये इसको और इसको आप होमवर्क में करो, ये होमवर्क में और ये होमवर्क में करो, और देखो ट्राई करो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ये नहीं आता था अभी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आप अटकते थे, लेकिन अभी मेरे सिखाने के बाद शायद वो आपको आने लग जाए, और आपको आने लग जाए मतलब कि मैंने जो सिखाया वो मेरा सक्सेस हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्लासीफाई करना सिखाया, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट निकालना सिखाया, जिसमें ए बी सी मैंने क्लासीफाई करना सिखाया, जनरल फॉर्म सिखाया, और फिर उसके बाद किसी वैल्यू को कैसे इक्वेशन में डालते हैं वो किया, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, इक्वेशन को कैसे किया जाता है वो सॉल्व किया, और फिर उसके बाद फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं किसी क्वेश्चंस के। फैक्टर्स में थोड़ा टाइम गया, लेकिन हाँ आपको सॉल्व करना है, वो थोड़ा सा मेहनत डालना है। जहाँ आपको फैक्टर्स एक बार आपने पकड़ लिया ना, फैक्टर्स आपने एक बार पूरा समझ लिया, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। फैक्टर्स मुश्किल रहता है थोड़ा सा, तो फैक्टर्स निकालना ही नहीं आता, मतलब टेबल ही नहीं समझ में आता कि कौन सा नंबर किधर डालना है, तो थोड़ा उसका प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, वो बहुत ईजी है, आ जाएगा। और अगला समय कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे हमने कैलकुलेट किया, उसके लिए तो सीधा फार्मूला था, बस कंपेयर करना था और वैल्यू में डालना था, सिर्फ कंपेयर करना है, वैल्यू में डालना है, बस यही करना है। और फिर 8 वाले टॉपिक में हमने नेचर का बात किया था, नेचर में हमने 3 नेचर देखे, वो लेस देन 0 रहेगा तो नॉट रियल, इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल और इक्वल, और ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रियल और अनइक्वल। तो आपको
ये सारी चीज़ें ना, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखो कि कौन कौन सी चीज़ें किस में है। आप भूलो मत ये चीज़, थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखो कि मेरे को याद रहेगा और मुझे याद करना है बस। ज़्यादा निगेटिव मत हो जाओ अपने आप को लेकर, पॉजिटिव रहो थोड़ा। और जो लास्ट में इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा सॉल्व किया, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। तो ये सब फार्मूले आप नोट डाउन करो, एक बुक बनाओ, नोट्स में पूरा ये सब सॉल्व करो, और बोर्ड एग्जाम जब रहेगा ना, तो ये सारे बेसिक्स आप करना और फिर बताना कि सर समझा कि नहीं समझा। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे आप या तो पूरा बेसिक भूल जाते हो, या फिर आपको फॉर्मूला या फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आती जो सर ने एकदम बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स बना दो, और जब बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा तब ये सारी चीज़ें रिवाइज करना, आपका पूरा लेसन रिवाइज हो जाएगा। और सम का प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। बहुत इजी है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो आपके सारे सेकंड लेसन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट लेसन का भी हमारा हो गया सिखा के, अभी धीरे धीरे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी सिखा देंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए। स्टडी विद सौरभ सर का ये जो इनिशिएटिव है, स्टडी विद सौरभ सर, हमारे हमारे साथ पढ़ना है आपको। मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ सुबह उठा हूँ, इतने 4 बजे से उठ के यहाँ लेक्चर बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का कुछ तो फ़ायदा हो सके इससे। तो आप लोग भी साथ में साथ पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।